हे एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। देखेंगे 15 अप्रैल 2021 यानी आज की तारीख के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को। इस वीडियो में हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं और इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो बढ़ते हैं आगे, एक बार नज़र मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को इस वीडियो में। तो सबसे पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, सुशील चंद्रा जी। इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौर पे अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। उसके बाद ई कोर्ट्स के बारे में जानेंगे, ये कौन सी कोर्ट है, इससे क्या बेनिफिट होगा। उसके बाद आहार क्रांति, ये नई चीज़ लॉन्च करी गई है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये डिस्कस करेंगे। स्पुतनिक 5 वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया के अंदर ये तीसरी वैक्सीन आ चुकी है जिसको अप्रूवल दिया गया है। उसके बाद फिफ्थ आर्टिकल में हम बात करेंगे सिरोजा साइक्लोन के बारे में। ये कहाँ पर देखने को मिला है, ये साइक्लोन की वजह से कितना ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। सिक्स्थ आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड के बारे में। इस डैशबोर्ड पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी और इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। और याद रखना, हर एक आर्टिकल को हम डिस्कस करते ही उसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू को भी सॉल्व करने वाले हैं। सेवन्थ आर्टिकल में हम बात करेंगे डीजीएफटी के ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप को। इसमें व्यापार करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। लास्ट आर्टिकल की हेडिंग तो मैंने लिख दी है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है मैंने पीपीटीज़ में इसको ऐड नहीं करा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आज काफ़ी सारा टेक्निकल इशू भी देखने को मिल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि साउंड भी आज थोड़ा सा लो रिकॉर्ड हो रहा होगा। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निकल इशू यहाँ पे फेस करने को मिल रही है आज। चलो देखते हैं यहाँ पर। फिलहाल मैं अभी आपको चेक करूँगा कि हाँ रिकॉर्डिंग कैसी हुई है, साउंड हाई आई है या फिर लो आई है। लो आई होगी तो हम लोग दोबारा इसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि मैं हमेशा की तरह लेकर आता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो, इसके अंदर सभी लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश करा करो, क्योंकि ये जो डेली बेसिस पे मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, उमगोत रिवर ये इंडिया की क्लियरेस्ट रिवर बोली जाती है, यानी कि बहुत ही साफ़ सुथरी नदी देखने को मिलती है। इनफैक्ट आप इसके आर पार देख सकते हो, मतलब नीचे क्या क्या चीज़ें हैं वो सब एग्जैक्टली दिख जाती हैं। इतनी क्लियर ये रिवर है। इसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। नाउ ये जो रिवर है ये कौन से राज्य के अंदर बहती है आप लोगों को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश, केरला, मेघालय या फिर महाराष्ट्र। कल ही मैंने इसके बारे में पढ़ाया था। अगर आपने कल का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस देखा है तो आप क्लियर इसको कर पाओगे। ना बढ़ते हैं आगे। और अभी तक आपने स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जिनका पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्होंने अपॉइंट किया है सुशील चंद्रा जी को एज द सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर। यानी जो आप देख पाओगे हमारे यहाँ एक बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि ये भी चुनाव वगैरह हैं, जो भी इलेक्शन है उनको फेयरली कंडक्ट करवाती है। नाउ अब उसके लिए भी एक चीफ को हायर करना पड़ता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना पड़ता है। तो आप देख पाओगे यहाँ पर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी बन चुके हैं। कौन है वो? सुशील चंद्रा जी। इनका नाम याद रखना, वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली यहाँ पर पूछा जा सकता है। द हिंदू का आर्टिकल है, आप देख पाओगे सुशील चंद्रा अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको अपॉइंट किसने किया है। सबसे पहली बात तो इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बात करी गई है ईसीआई के बारे में। ईसीआई की फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप कह सकते हो संवैधानिक बॉडी है, जिसका मेन काम ये है हमारी कंट्री के अंदर जो भी चुनाव होते हैं, जो भी इलेक्शंस होते हैं, उनको फेयरली अच्छी तरीके से उन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या फिर कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है इस बॉडी के अंदर। तो देखो, ये जो पावर है ये पूरी की पूरी प्रेसिडेंट के हाथ में है। जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके हाथ में ये पावर है। और अब उनके हाथ में ये जो पावर है वो सब कहाँ पे डिफाइन करी गई है? हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 324 आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर ये सारी पावर्स देखने को मिल जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, चलो
अपॉइंट हो गए, लेकिन वो कब तक रहेंगे यहाँ पर? तो देखो 6 साल का टेन्योर होता है, 6 साल तक वो एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहने वाले हैं। या फिर अगर एज जो है ज़्यादा है, 65 तक एज मैक्सिमम लिमिट है, 65 साल के हो गए हैं तो 65 साल तक ही रह सकते हैं, 65 के बाद 66 साल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 65 साल लास्ट एज है और साथ ही साथ 6 साल का यहाँ पे टेन्योर होता है। और उसके बाद इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, तो एक चीज़ मेंशन करी गई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है और उनके ऑफिस से जो पार्लियामेंट के थ्रू आप कह सकते हो इम्पीचमेंट किया जाएगा, उसके थ्रू यहाँ पर हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ये हुई हमारी करंट की बात। नाउ अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कुछ इस टाइप का। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हु अमंग द फॉलोइंग विल एज्यूम द चार्ज ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब डायरेक्टली पूछा जा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साल 2021 में किसको अपॉइंट किया गया है? तो आपको बताना है, आपके पास दिख रहे होंगे चारों ऑप्शन। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सुशील चंद्रा। ओके, क्लियर। इस तरीके से आपको आर्टिकल पढ़ना है और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आर्टिकल पढ़ते भी हैं और साथ ही साथ हर एक आर्टिकल से रिलेटेड एमसीक्यू को भी सॉल्व करते हैं। सेकंड आर्टिकल बात करता है ई कोर्ट के बारे में। तो जो हमारे डॉक्टर जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ जज जी हैं, यहाँ पे आप कह सकते हो जज हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और साथ ही साथ चेयरपर्सन है ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ पे आपको पता चल गया कौन है ये। बेसिकली इन्होंने इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है एक जजमेंट एंड ऑर्डर पोर्टल का। एक पोर्टल, एक तरीके से वेबसाइट है जहाँ पर आपको हाई कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाकर उनको रीड कर सकते हो। और साथ ही साथ एक और चीज़ का उद्घाटन किया है, वो है ई फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में आप अपने केस वगैरह फाइल कर सकते हो। चलो मैं क्लियर करता हूँ। देखो ये आर्टिकल पीआईबी के अंदर देखने को मिलेगा और पीआईबी में आया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के डिपार्टमेंट के अंडर। यहाँ पे आप देख पाओगे जो जजमेंट और ऑर्डर सर्च पोर्टल है, ये एक रिपॉजिटरी होने वाला है। रिपॉजिटरी मतलब जहाँ पे पूरा का पूरा कलेक्शन मिलेगा। जो भी हमारी कंट्री के अंदर हाई कोर्ट्स हैं, उनके जितने भी जजमेंट्स होंगे, ऑर्डर्स होंगे, वो सब इस पोर्टल पर आपको मिल जाएंगे। आप सर्च करके उन जजमेंट्स को रीड कर सकते हो, उनके फाइनल ऑर्डर्स को देख सकते हो। तो इसका यहाँ पर ये बेनिफिट होने वाला है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करी गई है, वो है ई फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल। अब यहाँ पे ये जो मॉड्यूल है, इसमें क्या होगा, इसमें आप अगर आपको कोई भी केस फाइल करना है तो आप इजीली उस केस को फाइल कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक वे में। इजीली आप फ़ोन उठाओ और इलेक्ट्रॉनिकली उसको फाइल कर दो। इसमें किसी लॉयर की, किसी क्लाइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं विजिट नहीं करना है कोर्ट में। आप जो है घर बैठे पे क्या कर सकते हो, अपने जो भी केस है उसको फाइल कर सकते हो। ये एक आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आई गई है। ओके, नाउ यहाँ पे इस चीज़ को स्किप करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस आर्टिकल से रिलेटेड बनता है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बनता है, ई कोड प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? देखो यूपीएससी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। अगर आप लोग अपने प्रीलिम्स के पेपर देखोगे तो, पास्ट ईयर प्रीलिम्स के पेपर देख पाओगे तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो जजमेंट और ऑर्डर सर्च पोर्टल है, ये एक रिपॉजिटरी मिलेगा, यानी जो हाई कोर्ट्स हैं कंट्री के अंदर, उनके जजमेंट वगैरह आपको यहाँ पर इस पूरे पोर्टल पर मिल जाएंगे। तो हाँ, बिल्कुल यही चीज़ हमने पढ़ी थी, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो ई फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें आप जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर पाओगे। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो मतलब करेक्ट आंसर हो गया बी, 2 ओनली। ओके, और उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है आहार क्रांति के बारे में। तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, इन्होंने लॉन्च कर दिया है एक नया मिशन जिसका नाम है आहार क्रांति। अब यहाँ पे इससे क्या फ़ायदा होगा आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख पाओगे ये आर्टिकल पीआईबी का है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये आर्टिकल आया हुआ था। इस मिशन का मेन काम क्या होगा, जो मैसेज है वो स्प्रेड किया जाएगा, यानी एक मैसेज पहला फैलाया जाएगा कि आज के टाइम पर भारत के अंदर लोगों को एक न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत है, यानी कि अच्छा सा, यानी कि आप कह सकते हो जिसमें पोषण भरपूर खाने की ज़रूरत है। इंसान को एक आप कह सकते हो ऐसी डाइट की ज़रूरत है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिशंस मिल जाएं, और यहाँ पर यही आज के टाइम पर नहीं हो पाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो भी फ्रूट्स हैं, लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, लोग उनकी इंपॉर्टेंस को समझें। तो ये काम है इस मिशन का, ये बातें फैलाना। अब ये बातें कैसे फैलाई जाएंगी, चलो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। इस प्रोग्राम में क्या होगा ना, जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। टीचर्स जो है वो फिर जाकर अपने स्टूडेंट्स को ये बातें सिखाएंगे, स्टूडेंट्स जाकर अपनी फैमिली को सिखाएंगे, अपने घर वालों को बताएंगे, माता पिता को बताएंगे, भाई बहन को बताएंगे। इस तरीके से जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये हमारा चलता रहेगा, फैलता रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या बोली गई है, देखो
जो भारत है आज के टाइम पर, इंडिया जो है काफ़ी हद तक प्रोड्यूस करता है। मान लो इतनी कैलोरीज प्रोड्यूस करता है, हम जितनी कंज्यूम करते हैं उसके दुगना कैलोरीज यहाँ पे इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करी जाती हैं, लेकिन फिर भी कुपोषण के क्षेत्र में देखें तो इंडिया काफ़ी ग्रो करता है, मेल नॉरिशमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वो क्यों? वो सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ न्यूट्रिशनल अवेयरनेस की वजह से है, क्योंकि लोगों के पास इसके बारे में जानकारी नहीं है, लोग जागरूक नहीं है किस चीज़ को लेकर कि उनको कैसी कैसी न्यूट्रिशनल डाइट्स लेनी है अपने डेली डेज में। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ के प्रति यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाती है, फैलाई जाएगी इस मिशन के थ्रू। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ ना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है, जो यूनाइटेड नेशन है उसने साल 2021 को डिक्लेयर कर दिया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी कि इंटरनेशनल ऑफ ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरह हम सेलिब्रेट करेंगे पूरे साल 2021 को। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साल 2021 को एज अ, और बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि हाँ इस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो वो क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पर हमारे पास देखो यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, लगभग 17 गोल हैं। 17 गोल में से आप तीसरा गोल देख पाओगे, उसमें ये भी है कि देखो जो इंसान है वो वेल बींग कब रह पाएगा, स्वस्थ कब रह पाएगा, जब वो अच्छा खाएगा। अब डाइट अच्छी कब मेंटेन होगी, जब हम लोग अच्छी तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम फैला पाएंगे तब। ओके नाउ, अब यहाँ पे आप देख पाओगे इस आर्टिकल से रिगार्डिंग बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आहार क्रांति से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आप लोगों को बताना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो मिशन है इसका मेन काम ये है कि लोग प्रति जागरूकता फैलाना कि जो न्यूट्रिशनल डाइट है वो लेनी चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ जो लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस को समझो। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यही चीज़ हमने कवर करी थी। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसने डिक्लेयर कर दिया है कि जो साल 2021 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के तौर पर मनाया जाएगा। एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ साल 2021 यहाँ पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, हमने इसको भी देखा था। तो सही आंसर कौन सा हो गया, B2 ओनली। ओके, आते हैं आर्टिकल नंबर आप नेक्स्ट आर्टिकल पर, और यहाँ पे बात करी गई है स्पुतनिक 5 वैक्सीन के बारे में। तो ये रशिया की कोविड-19 वैक्सीन है जिसको भारत के अंदर अप्रूवल दे दिया गया है। और आपको ध्यान रखना है ये भारत के अंदर तीसरी वैक्सीन आ रही है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों के पास 2 वैक्सीन ऑलरेडी हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक है कोवैक्सीन, दूसरी है कोविशील्ड, अब ये तीसरी आ रही है स्पुतनिक 5। ओके, अब यहाँ पे देखो इसको अप्रूवल किसने दिया है, इसको अप्रूव किया है DCGI ने। DCGI की फुल फॉर्म है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, और ये भारत की तीसरी वैक्सीन होने वाली है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना क्योंकि आगे काम आएगा। नाउ अगर हम लोग बात करें, ये जो वैक्सीन है ये 90% इफेक्टिव है, यानी काफ़ी अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से वर्क करती है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर हम लोग इसको प्रोड्यूस करने वाले हैं, और आप कह सकते हो कि अलग अलग जगह पर यहाँ पर जो है ये वैक्सीन्स को लॉन्च किया जाएगा। और नाउ ये जो वैक्सीन है इसको प्रोड्यूस किया जाएगा रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा। इसके जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, साउथ कोरिया, सभी जगह पर यहाँ पर हम लोग काम करने वाले हैं। फिलहाल हमें सिर्फ भारत से रिलेटेड बात करनी है यहाँ पर, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं देखना कि भारत के अंदर ये बेसिकली तीसरी वैक्सीन आ रही है, हमें इससे लेना देना है। उसके बाद इस स्टेटमेंट से रिलेटेड, इस आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या है, देखो स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है इसका रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये जो वैक्सीन है इसको रिकमेंड किया गया है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही है, हमने अभी देखा था। इसको अप्रूव किया गया है इंडिया के अंदर एज अ इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये भारत के अंदर सेकेंड कोविड-19 वैक्सीन होने वाली है जो कि अवेलेबल होगी इंडिया के अंदर। ध्यान से सुनना, सेकेंड बोला गया है, और यहाँ पे कौन सी है, ये है थर्ड, ठीक है। तो अभी मैंने इस वजह से बोला था इस चीज़ के ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान देना, यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये कौन सी वैक्सीन है, ये थर्ड है। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड तो हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया है गलत, तो मतलब कि आंसर हो गया हमारा A1 ओनली। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ बात करी गई है सिरोजा साइक्लोन के बारे में। गाइज मुझे बता देना साउंड लो तो नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं टेक्नोलॉजी इशू की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से कुछ साउंड लो हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे बात करी गई है सिरोजा साइक्लोन के बारे में। बेसिकली एक साइक्लोन देखा गया है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही हुई है साइक्लोन की वजह से। आप देख पाओगे ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, और ये जो पूरा वेस्टर्न सेक्टर है लगभग 1000 किलोमीटर तक बर्बाद हो गया है इस पूरे साइक्लोन की वजह से। ये देख पाओगे ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इसके अंदर बताया गया कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिला है काफ़ी खतरनाक साबित हुआ है,
और बहुत सारी फ्लडिंग मतलब बाढ़ आती हुई नज़र आई है, लैंडस्लाइड हुआ है बहुत सारे पोर्शंस में। इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिला है, इंडोनेशिया के बाद जो तिमोर है वहाँ पर देखने को मिला है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो तीनों ही जगह पर काफ़ी भारी भरकम डैमेज हुआ है। इससे पहले इसी तरीके का साइक्लोन 1999 में देखने को मिला था, जिसका नाम था साइक्लोन इलैन। लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो ये सेरोजा है इसका इंडोनेशियन मतलब है लोटस, ठीक है, इंडोनेशियन में इसको हम लोग लोटस बोलते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें 12 अप्रैल 2021 तक, तो इस साइक्लोन की वजह से कम 224 लोग 224 पीपल की डेथ हो चुकी है, जिसमें से 181 पीपल जो हैं उसको जो इंडोनेशिया के थे उनकी डेथ हुई है, 42 ईस्ट तिमोर की उनकी डेथ हुई है, और एक जो है ऑस्ट्रेलिया से हुई है। तो आप देख सकते हो ये साइक्लोन काफ़ी खतरनाक साबित हुआ है। नाउ अब आपसे इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज सिरोजा, जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला था। वो सिरोजा क्या है? एक्सो प्लैनेट है, रैंसमवेयर है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, या कुछ भी नहीं है? ऐसा क्या कुछ भी नहीं है? आंसर नंबर सी है हमारा करेक्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ बात करी गई है इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड के बारे में। तो देखो ये क्या है, एक इंडियन एनर्जी डैशबोर्ड 2.0 है, ये 2.0 भी बोल सकते हो। इसको लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, तो आपको ध्यान देना है नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। ये देख पाओगे आप, गवर्नेंस नाउ का आर्टिकल है, नीति आयोग लॉन्चेस द वर्जन 2.0 ऑफ इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड। अब इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड क्या है? बेसिकली आप कह सकते हो ये भी एक पोर्टल टाइप की चीज़ है, ठीक है। एक डैशबोर्ड, एक पोर्टल है, वेबसाइट है, जहां पर आपको क्या मिलेगा? आपको एनर्जी से रिलेटेड सारा डेटा मिलेगा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो प्रोवाइड करेगी कौन? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हो गया, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो गया। तो ये सारा ही जो भी एनर्जी से रिलेटेड डेटा होगा वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप इजीली उसको अवेल कर पाओगे। नाउ नीति आयोग ने ये जो वर्जन लॉन्च किया है, ये 2.0 है, मैंने आपको बताया। इससे पहले 1.0 भी एक वर्जन लॉन्च हो चुका है, वो 2017 मई में लॉन्च हुआ था। ये सेकंड वर्जन है इसका, तो ध्यान देना है। नाउ अब जो ये एक तरीके से डैशबोर्ड है, इसका क्या फ़ायदा होगा? इसके अंदर आपको कब तक का डेटा मिलेगा? तो साल 2005 से लेके साल 2020 तक का एनर्जी का सारा डेटा मिल जाएगा, और इसमें आप ये डेटा आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, उसको आप एज अ पेपर हार्ड कॉपी भी रख सकते हो, ठीक है। और जो डेटा होगा ये मंथली बेसिस पे भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, और पूरा कंप्लीट डेटा भी प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डेटा हो। ये सारे ही सेक्टर्स आपको सारा का सारा एनर्जी डेटा प्रोवाइड करवाएंगे। आप इजीली जो है यहाँ पर सर्च कर सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में। ओके, ना भाई क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन क्या है कि जो ये इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0 है, इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नीति आयोग, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, या फिर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो अभी हमने डिस्कस किया था नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है, तो करेक्ट आंसर है 1। ध्यान रखना इसके बारे में। ना उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आज का लास्ट आर्टिकल है। यहाँ बात करी गई है ट्रेड फैसिलिटेशन के बारे में। तो जो DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप है, इसको एक तरीके से लॉन्च कर दिया है हमारे यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के द्वारा। ये कौन है? ये है पीयूष गोयल, जो जिनकी पिक्चर आप लोग बराबर में देख पा रहे होंगे। ना ये जो ऐप है, इसमें क्या होगा, इसमें जो बिजनेस करने का तरीका है ना, वो और ज़्यादा ईज़ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको हम लोग और ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे इस ऐप के थ्रू। यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ऐप पर मिल जाएगी, चाहे वो इम्पोर्टर्स हो चाहे वो एक्सपोर्टर्स हो, उनके रिगार्डिंग। यहाँ पे आप देख पाओगे बिजनेस वर्ल्ड का आर्टिकल है, DGFTs ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप। इससे क्या होगा, जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर हैं उनकी एफिशिएंसी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो इस ऐप पर अपलोड होते रहेंगे। तो आप इस ऐप पर हमेशा अवेयर रह सकते हो व्यापार से रिलेटेड। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस ऐप को डेवलप किया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने, और DGFT की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इनके डायरेक्शंस के ऊपर TCS ने इस ऐप को डेवलप किया है। नाउ अगर हम बात करें ट्रेड फैसिलिटी ऐप की, तो ये रेडी फॉर इंडस्ट्री 4.0 के लिए है, ठीक है, रेडी फॉर इंडस्ट्री 4.0 के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया है। ना आपको ध्यान रखना है, रेडी से आप ध्यान रख सकते हो, रेडी से आप क्या करना है, देखो इसमें आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिला करेगी सारी। इस ऐप पर जितने भी कोई पॉलिसी आ रही है व्यापार से रिलेटेड, कोई नई पॉलिसी आ गई तो उसका अपडेट आपको इस ऐप पर मिल जाएगा, कोई नया नोटिफिकेशन आया है तो उस ऐप पर मिल जाएगा, या फिर जो आइटम्स वगैरह हैं, या फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी आती हैं, कोई नई आती है, या स्टैटिस्टिक्स कोई नया लाना है, वो सब आपको इस पूरे के ऐप पर मिल जाएगा।
या फिर जो है 24/7 एक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स होती है अपने व्यापार से रिलेटेड तो वहाँ पर आपकी सॉल्व करी जाएगी। और उसके बाद DGFT सर्विसेज यहाँ पर ईजिली मिल जाएंगी आपको। और जो है ये आप कह सकते हो योर ट्रेड डैशबोर्ड, यानी आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन गेट करी है, ये सारा का सारा आपका खुद का डैशबोर्ड, आपका खुद का स्टैटिक्स भी यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है रिगार्डिंग योर बिजनेस। तो बिजनेस करना हो जाएगा काफ़ी आसान, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे इस ऐप के ऊपर, तो उसी वजह से इसको लॉन्च किया गया है। ओके, नाउ यहाँ पे लास्ट आर्टिकल का हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है, DGFT से रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये मोबाइल ऐप है, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इसको डेवलप किया है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने, तो बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट हमने अभी डिस्कस किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये जो ऐप है ये रेडी फॉर इंडस्ट्री 4.0 के लिए है, तो हाँ दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। हमने अभी देखा था ये इंडस्ट्री 4.0 के लिए है। रेडी का मतलब ध्यान रखना, रेडी से रियल टाइम इंफॉर्मेशन, ई से एक्सप्लोर आइटम, ए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, डी से DGFT सर्विस मिलेंगी, वाई से आपका खुद का डैशबोर्ड भी इसके ऊपर क्रिएट किया जाएगा। तो रेडी यहाँ पर बेसिकली इसका एक तरीके से एक्रोनियम यूज़ किया गया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड 2 ओनली, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। नाउ इसी के साथ करते हैं गाइज हम लोग अपने इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को समाप्त। आई होप आप लोगों को सारे आर्टिकल्स क्लियर हो गए और सारे आर्टिकल से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।